आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए जो आपका उड़ीसा जेई का जो आपका मेंस का सिविल का पेपर हुआ था 16 मार्च 2025 को, उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे क्वेश्चन के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और जो आंसर किया है उसमें कुछ एरर भी है, तो उन सब चीज़ों को भी इस वीडियो को थ्रू हम लोग समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। इससे पहले जो भी स्टूडेंट्स उड़ीसा के जेई एई की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, वो हमारी जो बुक है उड़ीसा की गोली, इसको परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपके ये सारे एग्जामिनेशंस के पेपर उसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल हैं। टोटल यहाँ 20 पेपर जो है आपके सॉल्व के रूप में है, प्रैक्टिस सेट्स भी है और इसमें प्री सिविल कैप्सूल भी आपको मिलेगा, तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। आपकी पूरी तैयारी में ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए अब पेपर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए पिटॉट ट्यूब इज यूज टू मेजर। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि जो पिटॉट ट्यूब होता है, ठीक है, वो किसके मेजरमेंट के लिए यूज में लाया जाता है। ठीक है, यदि हम पिटॉट ट्यूब की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पिटॉट ट्यूब आपका एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फ्लूइड की जो फ्लो वेलोसिटी होती है, ठीक है, जो फ्लूइड की फ्लो वेलोसिटी होती है उसको मेजर करने के लिए यूज में लाया जाता है। सो तो पिटॉट ट्यूब इज दैट इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट इन दिस द वेलोसिटी हेड इज कन्वर्टेड टू द प्रेशर हेड। इसमें वेलोसिटी हेड क्या होता है, प्रेशर हेड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये किस पे काम करता है, ये बाय एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो को हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पिटॉट ट्यूब अब किसको मेजर करेगा, तो पिटॉट ट्यूब आपके वेलोसिटी को मेजर करेगा। सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है फॉर सब क्रिटिकल फ्लो इन एन ओपन चैनल द कंट्रोल सेक्शन फॉर ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल इज। कह रहा है सब क्रिटिकल फ्लो में, यदि ओपन चैनल में आपका सब क्रिटिकल फ्लो है, तो कह रहा है जो आपका जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल होगा उसमें जो कंट्रोल सेक्शन होगा वो कहाँ पर होगा। ठीक है, वेयर विल बी द कंट्रोल सेक्शन फॉर द ग्रेजुअली वेरिड फ्लो प्रोफाइल। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ओपन चैनल फ्लो इन द सेक्शन, ओके, तो ओपन चैनल फ्लो में यदि हम बात करते हैं किसकी, कंट्रोल सेक्शन की यदि हम बात करते हैं, तो कंट्रोल सेक्शन इज ए सेक्शन वेयर गिवन डिस्चार्ज डेप्थ ऑफ फ्लो इज नोन। जहाँ पर आपका फ्लो आपका नोन हो उसको हम कंट्रोल, नोन हो या कंट्रोल हो उसको हम कहते हैं कंट्रोल सेक्शन। अब चलिए इसको डिफाइन करते हैं फ्रॉड नंबर को यूज करके। ठीक है, तो फ्रॉड नंबर क्या होता है आपका V अपॉन अंडर रूट GH, जहाँ GH क्या है इसको हम कहते हैं क्लैरिटी, V क्या है वेलोसिटी ऑफ फ्लो, H हाइड्रोलिक डेप्थ है। क्लैरिटी के यदि हम सैलिडिटी की बात करते हैं कि क्या है आपका वेलोसिटी ऑफ वेव, जब आपका फ्लो डिस्टर्ब हो तो आप जो वेव फॉर्मेशन होता है उसकी वेलोसिटी है। ठीक है, और सब क्रिटिकल फ्लो की यदि हम बात करते हैं तो इन सब क्रिटिकल फ्लो आपको पता है तो फ्रॉड नंबर होता क्या होता है, लेस देन 1 होता है। इसका मतलब अंडर रूट GH इज ग्रेटर देन V। इसका मतलब यदि आपका वेलोसिटी ऑफ वेव मोर देन वेलोसिटी ऑफ फ्लो होगा, इसका मतलब आपका जो वेव जो ट्रैवल करेगा वो अप स्ट्रीम क्यों ट्रैवल करेगा, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम पर आपका कंट्रोल्ड कंडीशन होगा। ठीक है, ये होगा किसके लिए, सब क्रिटिकल फ्लो के लिए। तो अब पता चल गया कि आपका जो सब क्रिटिकल फ्लो है वहाँ पर कंट्रोल सेक्शन कहाँ पर होगा, डाउन स्ट्रीम पर होगा। यदि हम सुपर क्रिटिकल फ्लो की बात करते हैं जहाँ पर आपका जो है फ्रॉड नंबर ग्रेटर देन 1 होता है, इसका मतलब अंडर GH जो आपकी सैलिडिटी है ये आपकी लेस देन भी हो जाएगी। इसका मतलब यदि आपका वेलोसिटी ऑफ वेव जो है लेस देन वेलोसिटी ऑफ फ्लो है, इसका मतलब आपका जो है अप स्ट्रीम पर जो है वो ट्रैवल जो है कंट्रोल नहीं हो सकता। इसका मतलब अप स्ट्रीम पर हमारा जो अप स्ट्रीम होगा कंडीशन वहाँ पर कंट्रोलिंग करेंगे। इसका मतलब फॉर सुपर क्रिटिकल अप स्ट्रीम इज कंट्रोल सेक्शन, तो यहाँ पर अप स्ट्रीम आपका कंट्रोल सेक्शन होता है। तो हमारा क्वेश्चन किसके लिए है, हमारा क्वेश्चन सब क्रिटिकल के लिए है। तो सब क्रिटिकल पे कहाँ पे होगा, डाउन स्ट्रीम पे आपका कंट्रोल सेक्शन अवेलेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ मूविंग मशीन्स हैज़ द शॉर्टर साइकिल टाइम। कह रहा है इनमें से किस अर्थ मूविंग मशीन का यदि हम बात करते हैं तो साइकिल टाइम जो होता है वो शॉर्टर होता है, ड्रैग लाइन का, हो का, क्लैम शेल का या डीपर शोवेल का। ठीक है, अब यदि हम बात करते हैं अपने
चाहे हम पावर शॉवेल की बात कर लें, बैक हो की बात कर लें, ड्रैग लाइन की बात कर लें, या हम क्लैम सेल की बात कर लें, ये सारे क्या है आपके, ये आपके एक्सकवेशन इक्विपमेंट हैं, ठीक है, जिनके डिफरेंट आपके कंडीशन रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग हम यूज में लाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंपेरिजन देख सकते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं पावर शॉवेल का, ठीक है, तो ये आपका यदि हार्ड सॉइल की बात करते हैं तो उसमें गुड होता है, बैक हो भी गुड होता है, ड्रैग टाइम जो होता है सही नहीं होता है यहाँ पर, और काम सेल की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पुअर मिलता है, ठीक है। इसके लिए पुअर होता है आपका एक्सकवेशन इन हार्ड सॉइल। एक्सकवेशन वेट सॉइल की बात करते हैं तो पावर जो आपका पावर सॉइल होता है पुअर होता है, बैक हो भी पुअर होता है, ड्रैग की यदि हम बात करते हैं मॉडरेटली गुड होता है, और क्लैम शेल भी मॉडरेटली गुड होता है। डिस्टेंस बिटवीन फुटिंग एंड डिगिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर स्मॉल, यहाँ पर भी स्मॉल, ये लॉन्ग और ये लॉन्ग होता है। ये सारे कंपेरिजन आप लोग देख सकते हैं। लोडिंग कैपेसिटी एफिशिएंसी की यदि हम बात करते हैं तो पावर शॉवेल की बहुत अच्छी होती है, बैक हो की गुड होती है, ड्रैग की आपकी जो मॉडरेटली गुड होती है, और क्लैम शेल की आपके प्रिसाइज बट स्लो होता है, ठीक है। साइकिल टाइम की बात करते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट, यहाँ पर स्लाइटली मोर देन पावर शॉवेल, यहाँ मोर देन पावर शॉवेल, और यहाँ मोर देन अदर इक्विपमेंट्स इसका। और पावर शॉवेल जो होता है उसी को हम हो के नाम से जानते हैं, और डीपर शॉवेल को हम बैक हो के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बोर्ड ने जो आंसर की दे रखा है वो ऑप्शन डी दे रखा है, लेकिन यहाँ करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, हो के लिए सबसे कम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्री फैब्रिकेशन इज ए कंस्ट्रक्शन मेथड। कह रहा है प्री फैब्रिकेशन जो है वो कैसा कंस्ट्रक्शन मेथड है। If you are talking about this question, there is lot of confusion in this question because prefabrication is also a modern building components method. Okay, in this method commonly building components like walls, roofs, floors are fabricated within controlled factory or manufacturing facility. So it is a industrialized construction method and it is also a modern construction method. So we can say that option B and D must be correct. If we see the answer key of the board, so in the board answer key they known that the industrialized is a correct option, but here is confusion in this question. Both may be correct for this question, so it may be whatever board will consider, we will see after correction key. Now proceeding on next question. Next question is asking which are the characteristics of material used for construction of permanent formworks. So कह रहा है कि आपका जो परमानेंट फॉर्मवर्क होता है उसके मटेरियल जो यूज करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, ठीक है। एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट परमानेंट फ्रेमवर्क्स, सो यदि इसकी बात करते हैं तो ये आपका जो है इसकी जब डिज़ाइनिंग करते हैं स्ट्रक्चर के लिए तो हमको कुछ चीज़ें जो है मेनली ध्यान रखनी होती है। फर्स्ट थिंग इज़ थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी। सो मटेरियल मे बी एक्सपेंड, may be contract, so thermal insulation property is most required characteristic for this material. Okay, यदि हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका एनर्जी एफिशिएंसी को भी इंप्रूव करता है, ठीक है। इट मे बी लाइट वेट, permanent formwork material should be light weighted, so it will be easily handled and it will be easily installed. So heavier it may be problem create. So lightweight, non-combustibility, and there must have a good durability and environmental resistance for these materials. So यदि हम बात करते हैं तो इसके लिए थर्मल इंसुलेशन प्रॉपर्टी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मशीन विच रिमूव्स अर्थ इज। तो कह रहा है कि आपका अर्थ के रिमूवल के लिए ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मशीन कौन सा है। सो हियर आर फॉलोइंग different heavy construction equipment which are used for earthwork, that are excavator, power shovel, track lines, bulldozer, wheel tractor, scraper, backhoes, dredgers, reaper, motor grader. If you are talking about an excavator, it is the oldest type of machine which is used for earth removal. Okay, in general purpose it can be used, and it can be used different purposes like heavy lifting, digging of trenches, holes, foundations, river dragging, cutting of trees, etc. Okay, so here the correct option is B. Sorry, correct option is D, bulldozer. Here would be bulldozer, but there is also confusion in this question, but we will take excavator. ठीक है, बुलडोजर भी है लेकिन बुलडोजर थोड़ा मॉडर्न है, ठीक है, इसको हम जो है ओल्डेस्ट नहीं कह सकते, हम बुलडोजर को ओल्डेस्ट नहीं कह सकते, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपका
ओके 7 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स डज द इंटरप्रेन्योर वर्क एज मिडिल मैन। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा यहाँ पर टाइप है जिसमें आपका जो इंटरप्रेन्योर वर्क होता है वो एक मिडिल मैन होता है, जॉइंट में, प्राइवेट में, सोशल में या ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की यदि हम बात करते हैं तो ये एक टाइप का इंटरप्रेन्योरशिप है जिसमें जो इंटरप्रेन्योर होता है वो आपका एक इंटरमीडिएटरी या आपका मिडिल मैन के रूप में काम करता है। उसका काम क्या होता है कि वो प्रोडक्ट को बाई करता है, ठीक है, प्रोडक्ट को बाई करता है, जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है उसको कस्टमर तक भिजवाने का काम करता है कंपनी से, तो एक मिडिल मैन के रूप में इसमें काम करता है। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज डी। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है a vertical photograph was taken at an altitude of 2000 meter above MSL. Okay, if the focal length of the camera is 20 meter, the scale of photograph for terrain laying an elevation of 1000 meter is. So focal length is given, focal length f equal to 20 meter is given. Okay, h equal to given 2000 meter, capital H equal to given 2000 meter, small h is also given, that is average height of terrain from MSL, that is 1000 meter. So if you are talking about scale of the photograph, scale of photograph equal to f upon कैपिटल H माइनस स्मॉल h. सो दिस इज द फॉर्मूला, कुछ नहीं बस वैल्यू को रखिए, इजी क्वेश्चन है। 20 अपॉन 2000 माइनस 1000, इफ वी विल कैलकुलेट देयर आंसर वुड बी 1/50 मीन्स 1:50. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए. नाउ प्रोसीडिंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच apparatus इज जनरली यूज टू मेजर द साउंडनेस ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट के साउंडनेस को मेजर करने के लिए हम जनरली किस apparatus का यूज करते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करते हैं साउंडनेस के लिए, दिस इज गिवन इन IS 4031 पार्ट 3. Soundness, what is the soundness? Soundness means the ability to resist the volume expansion. Means if we have any material and their volume is going to expand, so to resist that expansion the property is called as soundness. Okay, सीमेंट की बात करते हैं, सीमेंट में इसकी प्रॉपर्टी लाइम के कारण हो सकती है, तो उसको रेसिस्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, साउंडनेस कहते हैं। ओके, और इसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे टेस्ट में, तो हम वॉल्यूम चेंज को जो है देख करके डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए हम दो apparatus यूज करते हैं। फर्स्ट apparatus इज ली चैटलियर एंड सेकंड इज ऑटोक्लेव. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ली चैटलियर मेथड, इट इज गिवन इन IS 4031 पार्ट 3 1988. And what is measured in this method, we measure unsoundness of cement is due to free lime only, not magnesia, only free lime. Okay, weight of cement sample is 100 gram, quantity of water 0.78 p, कंसिस्टेंसी से लेते हैं, रिजल्ट आपका mm में आएगा, टेम्परेचर 27 ± 20 डिग्री, ह्यूमिडिटी 65 ± 5%. ओके, ये आपका हो गया ली चैटलियर apparatus. And if we talk about autoclave test, it is given in IS 4031 part 3 1988 and it is used to determine the soundness due to both free lime and magnesia. दोनों के कारण साउंडनेस को मेजर करता है. माउल्ड की जो डायमेंशन होती है क्वेश्चन में पूछ सकता है 25 × 25 × 250 mm. Percentage expansion of mold for OPC should not exceed 0.8%. So these are the important points for this question. So if you are talking about soundness of cement is measured generally with the help of Lee Chatelier apparatus. So option number B is correct for this question. Now proceed on next question. Question करें, in long wall and short wall method of estimation, which of the following is correct? For this question there is confusion, little bit confusion in this question. क्वेश्चन में कह रहा है कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के लिए हम एस्टिमेशन करते हैं, तो यहाँ पर कौन सा सही है। अच्छा, जब हम बात करते हैं अपना शॉर्ट वॉल की इन टू इन बात करते हैं तो क्या होता है, सेंटर टू सेंटर लेंथ -1 बिट्थ, हाफ बिट्थ बोथ साइड के लेते हैं तो 1 बिट्थ हो गया, तो ये भी सही है। और हम लॉन्ग वॉल की बात करते हैं, आउट टू आउट की यदि हम बात करते हैं, सेंटर टू सेंटर लेंथ +1 बिट्थ, बोथ साइड के हाफ बिट्थ लेते हैं, तो ये भी इस क्वेश्चन में सही। तो इसमें दोनों ऑप्शन A एंड C बोथ आर करेक्ट। तो ये आपका जो है क्वेश्चन में प्रॉब्लम यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, बोर्ड के आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन इज
ए सीमेंट कॉन्क्रीट रोड इज 1000 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड 50 सेंटीमीटर थिक ओवर द सब बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर थिक ग्रेवल। द बॉक्स कटिंग इन रोड क्रस्ट इज, तो कटिंग बॉक्स का जो डायमेंशन आपको पूछ रहा है वॉल्यूम कितना आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन करते हैं। तो आपको लेंथ दे रखा है, एल इज गिवन, एल इक्वल टू 1000 मीटर, ओके। विड्थ डब्ल्यू इज गिवन, दैट इज 8 मीटर, ओके। थिकनेस ऑफ कंक्रीट T1 is given 10 centimeter, means thickness of concrete 15 centimeter. 15 centimeter we can say 0.15 meter, okay. T1 is given. T2 is also given, gravel, thickness of gravel T2 equal to given 10 centimeter thick gravel, so 10 centimeter equal to 0.10 meter, okay. Total thickness T equal to T1 plus T2, T1 plus T2 equal to 0.15 plus 0.10, okay, 0.25 meter. Volume now calculate, V equal to L into W into T, so 1000 into 8 into 0.25, तो आ जाएगा आपका 2000 मीटर क्यूब। So correct option is D. Now proceed on next question. Berms are provided in canal if these are. So यदि हम कैनाल में बर्म की बात करते हैं तो बर्म क्या है आपका, ये आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है लेफ्ट एट ग्राउंड लेवल बिटवीन टो एंड बैंक ऑफ द, टो और बैंक के बीच का जो आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है वही आपका होता है बर्म, ठीक है। और ये टॉप एज से आप कटिंग तक प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब ये पार्शली एक्सक्वेशन में भी होता है और पार्शली आपके इम्बैक्टमेंट में भी होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इफ द फॉर्मेशन लेवल ऑफ ए हाईवे हैज़ ए यूनिफॉर्म ग्रेडियंट फॉर ए पर्टिकुलर लेंथ एंड द ग्राउंड इज ऑल्सो हैविंग ए लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, द अर्थ वर्क में बी कैलकुलेटेड बाई। कह रहा है कि आपका यदि फॉर्मेशन लेवल हाईवे का उसका यूनिफॉर्म ग्रेडियंट है पर्टिकुलर लेंथ के लिए और जो ग्राउंड का जो हम बात करते हैं वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल स्लोप दे रखा है, तो अर्थ वर्क कैलकुलेट कैसे करेंगे। अच्छा, अर्थ वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है तीनों फार्मूला है, मिड सेक्शन फार्मूला है, ट्रेपजॉइडल है और प्रिज्मोइडल है, ठीक है। इन तीनों फार्मूले का इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे अपने क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, कह रहा है ए रेशियो ऑफ मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सर्कुलर बीम ऑफ डायामीटर डी एंड ए स्क्वायर बीम ऑफ साइज डी इज, दोनों का दे रखा है। आपको क्या पूछ रखा है, रेशियो ऑफ मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी। अच्छा, जेड सर्कुलर की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, जेड सर्कुलर की यदि हम बात करते हैं क्या आता है आपका, जेड सर्कुलर की यदि हम बात करेंगे तो पाई डी क्यूब अपॉन 32, ये तो याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। और जेड स्क्वायर की यदि हम बात करते हैं तो जेड स्क्वायर आपका क्या आएगा, डी क्यूब बाई 6, डी क्यूब कैपिटल डी दोनों में है तो कैपिटल डी ही कर देते हैं, डी क्यूब बाई 6, दोनों का रेशियो पूछ रखा है। तो यदि हम रेशियो की बात करेंगे तो दोनों का रेशियो हम निकालेंगे तो आएगा 3 पाई अपॉन 16, रेशियो निकालेंगे तो आएगा 3 पाई अपॉन 16, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू एवरेज शियर स्ट्रेस फॉर ए सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन के लिए दोनों का रेशियो फिर से पूछ रखा है, मैक्सिमम और एवरेज का। आपको एक चीज़ पता है, टाउ मैक्स इक्वल टू, हम सर्कुलर के लिए बात करते हैं तो आपका टाउ मैक्स क्या आता है, टाउ मैक्स इक्वल टू 4/3 टाउ एवरेज, ये तो आपको फॉर्मूला ही याद होना चाहिए। यहाँ से निकाल दीजिए टाउ मैक्स बाई टाउ एवरेज, टाउ मैक्स अपॉन टाउ एवरेज 4/3, ये तो डायरेक्ट याद होना चाहिए ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है द रेशियो ऑफ डेप्थ टू विड्थ ऑफ ए स्ट्रॉन्गेस्ट बीम दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ वुड विथ होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी इज। का डेप्थ टू विड्थ रेशियो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बीम के लिए पूछ रखा है, सिलेंड्रिकल लॉग ऑफ वुड जो है होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। यदि हम स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो विड्थ आता है वो बी इक्वल टू आता है डी √1/3 और जो आपका डेप्थ आता है वो डी √2/3, दोनों का यदि हम रेशियो निकालेंगे तो आएगा क्या आपका √2/1 मतलब 1.414, ये याद रहना चाहिए दोनों का सेक्शन, ठीक है। ये नया क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शन ए यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है ए यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ एल इज रिजिडली फिक्स्ड एट सपोर्ट। ठीक है, रिजिडली फिक्स्ड एट सपोर्ट, बोथ सपोर्ट। कह रहा है इट कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ ओवर स्पैन। ओके, द बेंडिंग मूवमेंट एट मिड स्पैन, तो मिड स्पैन पे बेंडिंग मूवमेंट पूछ रखा है। तो यदि हम बात करते हैं अप्लाइड मूवमेंट एट x की, यदि हम बात करते हैं तो आपका समेशन ऑफ mx इक्वल टू 0 लेते हैं, mx इक्वल टू 0। यहाँ से लीजिए कितना आ जाएगा आपको WL बाई 2, WL बाई 2 इंटू L बाई 4 डिस्टेंस, L बाई 4 डिस्टेंस हो जाएगा, प्लस यहाँ से लीजिए तो M प्लस ये आपका ले लीजिए M प्लस आपका WL बाई 2 इंटू L बाई 2 डिस्टेंस। इसको सॉल्व करेंगे तो M इक्वल टू आ जाएगा आपका WL स्क्वायर बाई 4 माइनस, इसको लीजिए ठीक है, WL स्क्वायर कहाँ गया, ये L स्क्वायर, हाँ WL स्क्वायर बाई 4, 12 हो जाएगा ना, WL स्क्वायर बाई 4 माइनस WL स्क्वायर बाई 8 माइनस WL स्क्वायर बाई 12। सॉल्व करेंगे तो आपका M आएगा WL स्क्वायर बाई 24 आएगा, तो आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ ए रिजिड ज्वाइंट प्लेन फ्रेम में बी रिटेन एज, तो आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी पूछ रखा है रिजिड ज्वाइंटेड प्लेन फ्रेम के लिए। तो रिजिड ज्वाइंट प्लेन फ्रेम के लिए यदि हम बात करते हैं तो ये आपका आता है क्या, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 3m प्लस r माइनस 3, जहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स, r नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन, j नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। तो यहाँ पर a ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए प्रॉप्ड कैंटिलीवर AB ऑफ लेंथ L इज फिक्स्ड एट A एंड प्रॉप्ड एट B subjected to uniformly distributed load W per unit length over its full span length. What is the reaction at propped end B? कह रहा है कि आपका propped कैंटिलीवर AB है जो कि लेंथ L जो कि आपका फिक्स एट A है और propped है B पे। कह रहा है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड W लग रहा है पर यूनिट लेंथ ओवर फुल स्पैन। तो आपको कह रहा है कि रिएक्शन क्या होगा, तो रिएक्शन प्रॉप्ड के लिए निकाल सकते हैं, यह हमारा प्रॉप्ड बीम रहा, ठीक है, इसके लिए रिएक्शन निकाल सकते हैं। अच्छा, डिफ्लेक्शन एट B जब निकालेंगे तो डिफ्लेक्शन एट B एंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, तो ये आपका 0 आ जाएगा। डिफ्लेक्शन एट स्लोप एंड B हम निकालेंगे तो 0। डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन निकालिए इसके कारण पहले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा WL फिर पावर 4 अपॉन 8 ये डाउनवर्ड के लिए आएगा 8EI, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं आपका अपवर्ड, यदि हम बात करते हैं RB कारण जो अपवर्ड आएगा, ठीक है, इसके कारण जो अपवर्ड आएगा वो क्या आएगा, RB माइनस RB इंटू L क्यूब अपॉन 3EI इक्वल टू 0। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो RA आएगा यहाँ से वो आ जाएगा WL माइनस 3/8 WL। तो ये आपका यदि हम सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका, इसको सॉल्व कर लिए तो ये आएगा 5/8 WL, 5/8 WL आएगा। तो इसका मतलब सही ऑप्शन यदि हम बात करते हैं यहाँ पर 5/r रहा है ना, तो यहाँ पर C हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 5/। अच्छा, इसको वो निकालना है ना, इसमें से माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो आपका किस पे निकालना है, एंड B पे, तो ये आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह मेथड ऑफ ज्वाइंट इज एप्लीकेबल टू कैलकुलेट मेंबर फोर्सेस ऑफ ए ट्रस व्हेन द नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस एट द ज्वाइंट अंडर कंसिडरेशन इज नॉट मोर देन। कह मेथड ज्वाइंट जो एप्लीकेबल है मेंबर जो फोर्सेस हैं ट्रस्ट के उनको कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ जो आपके फोर्सेस होंगे ज्वाइंट अंडर कंसिडरेशन नॉट मोर देन, तो ज्वाइंट पर आप किससे ज़्यादा। जब हम मेथड ऑफ ज्वाइंट की बात करते हैं, ठीक है, जब हम मेथड ऑफ ज्वाइंट की बात करते हैं तो वहाँ पर 2 अननोन फोर्सेज जो हैं उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और मेथड ऑफ सेक्शन में 3 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर B करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर फोर्स फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ L, लेंथ 6 मीटर सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड
W kilonewton per meter throughout the span for which the bending moment equation at a section from left support situated at x meter is mx, और आपका 30 माइनस mx दे रखा है, 30 माइनस x 0.5। अच्छा, इस फॉर्मूले पर करना है। तो बेंडिंग मोमेंट आपका लेफ्ट सपोर्ट पे कितना दे रखा है, आपका mx इक्वल टू दे रखा है, mx इक्वल टू 30x माइनस 0.5 WX² दे रखा है ये आपका, ठीक है, ये दे रखा है। अब शियर फोर्स निकाल सकते हैं, तो इसको डेरिवेट करिए बेंडिंग मोमेंट को, तो क्या हो जाएगा Vx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dm बेंडिंग मोमेंट से इसे कर सकते हैं dmx बाई dx, ठीक है, तो ये कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो Vx जो यदि हम बात करते हैं, ये अब क्या आ जाएगा, dmx बाई dx 30x माइनस 0.5 WX²। इसको सॉल्व करेंगे तो Vx जो आएगा, अब वो आपका क्या आ जाएगा, 30 माइनस WX, ठीक है। और मैक्सिमम शियर, अच्छा आपको चीज़ पता है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम की बात करते हैं शियर फोर्स, वो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए यूडीएल लगा है, तो कहाँ पर आएगा, वो आएगा आपके सपोर्ट पे, ठीक है। लेफ्ट सपोर्ट की यदि हम बात करते हैं, लेफ्ट सपोर्ट पे x इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर लेफ्ट सपोर्ट की बात करते हैं, x इक्वल टू 0 कर दीजिए, तो लेफ्ट सपोर्ट के लिए x इक्वल टू 0 करेंगे तो v जो x आएगा, V0 आएगा, कितना आ जाएगा, 30 माइनस W इंटू 0, तो आएगा 30 किलो न्यूटन। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। का द हाइड्रोलिक हेड दैट वुड प्रोड्यूस ए क्विक सैंड कंडीशन इन सैंड स्ट्रेटम ऑफ थिकनेस 1.5 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.67 एंड वाइड रेशियो 0.67 इज इक्वल टू, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ स्ट्रेटम जो h दे रखा है, कितना दे रखा है, h इक्वल टू दे रखा है 1.5 मीटर, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपका g दे रखा है, कितना 2.67 दे रखा है, ठीक है। वाइड रेशियो की यदि हम बात करते हैं तो e इक्वल टू दे रखा है 0.67, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए, तो एच सी की यदि आपको बात करते हैं, क्या आता है आपका हाइड्रोलिक हेड, ये आता है G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस E इंटू एच। सॉल्व करिए, सीधा फॉर्मूला क्वेश्चन है, 2.67 माइनस 1 बाई 1 प्लस 0.67 इंटू एच दी, तो ऊपर नीचे कट जाएगा बराबर, ओके ना, 1.5 है। सॉल्व करेंगे तो 1.5 ही आएगा, 1.5 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, द चेंज दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ ए सैचुरेटेड क्ले वुड इंक्लूड, कह रहा है जो चेंज होता है आपके कंसोलिडेशन के प्रोसेस में आपका सैचुरेटेड क्ले के लिए, उसमें क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। अच्छा, कंसोलिडेशन के यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है, ये आपका डिक्रीज इन सॉइल वॉल्यूम होता है। क्यों होता है, क्योंकि वाटर स्पेल आउट, वाटर जो है यहाँ पर बाहर निकल जाता है, इसके कारण जो है यहाँ पर देखने को मिलता है कंसोलिडेशन। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन सैचुरेटेड क्ले की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम रिडक्शन किसके कारण होता है, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम वॉइड्स, यहाँ पर वॉइड रेशियो डिक्रीज हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा और आपका इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो डिक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड इंक्रीज इन इफेक्टिव प्रेशर, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, कह रहा है ए सॉइल हैज बल्क डेंसिटी 2.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 15%, द ड्राई डेंसिटी ऑफ द सैंपल इज, सैंपल का ड्राई डेंसिटी पूछ रखा है, ठीक है। गामा इक्वल टू दे रखा है 2.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। W इक्वल टू दे रखा है वाटर कंटेंट 15% मीन्स 0.15 कर सकते हैं इसको। आपको गामा डी का फॉर्मूला पता है, क्या हो जाएगा, गामा अपॉन 1 प्लस वाटर कंटेंट, तो रख दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा कितना 2.3 अपॉन 1 प्लस 0.15। सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करें इफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 60% कंसोलिडेशन ऑफ remolded soil sample clay with single drainage is T, then what is the time required to consolidate the sample of clay with the same degree of saturation
टू द सेम डिग्री ऑफ कंसल्टेशन बट विथ डबल ड्रेनेज। अच्छा, डबल ड्रेनेज कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। एक चीज़ समझिएगा, यदि हम सेम डिग्री ऑफ कंसल्टेशन होता है तो आपका T1 बाई T2 जो होता है वो इक्वल टू आता है D1 बाई D2 का स्क्वायर। याद रखिएगा, सिंगल ड्रेनेज के लिए T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंगल ड्रेनेज के लिए हम बात करते हैं T1 इक्वल टू D1, ये आपका इक्वल टू कितना हो जाएगा, H दे रखा है, ठीक है, H। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं डबल ड्रेनेज के लिए, यदि हम बात करते हैं किसके लिए, डबल ड्रेनेज के लिए, तो डबल ड्रेनेज के लिए दुगुना कर दीजिए, तो यहाँ पर जो H हो जाएगा वो D2 इक्वल टू H बाई 2 हो जाएगा T2 के लिए। तो यहाँ पर जो T2 इक्वल टू आ जाएगा क्या हो जाएगा, T, यहाँ से कर दीजिए T ऊपर चलेगा इंटू हो जाएगा इंटू H बाई 2, H बाई 2 बाई H, ठीक है, H बाई 2 बाई H करेंगे, उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका T बाई 4, कितना, T बाई 4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर मिनिमम रिक्वायर्ड वाटर सीमेंट रेशियो फॉर ए वर्केबल कॉन्क्रीट। कर वर्केबल कॉन्क्रीट के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड वाटर सीमेंट रेशियो कितना होता है, तो यदि हम बात करते हैं लोअर वाटर सीमेंट रेशियो जो आपका हायर स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, बट यदि हमारा लोअर वाटर सीमेंट हो जाएगा तो वहाँ पर जो है आपका जो है वर्केबिलिटी कम निकल कर आएगी, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो कितना आता है, 0.40 पार्ट ऑफ वाटर हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो मिनिमम वाटर जो आपका सीमेंट रेशियो वर्केबल कंक्रीट के लिए मिनिमम तो आपका 0.40, इससे कम तो वर्केबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई फॉर कंक्रीट। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट की यदि हम बात करते हैं तो ई इक्वल टू 5000 अंडर रूट FC के होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का डॉरिस टेस्टिंग मशीन इज यूज्ड फॉर, करा जो डॉरिस टेस्टिंग मशीन है उसका यूज किसके लिए करते हैं, तो जब हम डॉरिस टेस्टिंग मशीन की बात करते हैं तो एक ये ऐसा डिवाइस होता है जो कि आपका स्टोन के हार्डनेस को मेजर करने के लिए यूज में लाया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका इनेमल पेंट इज मेड बाय एडिंग। का जो इनेमल पेंट है उसमें क्या ऐड करके हम इसे बनाते हैं, तो इनेमल पेंट की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ बेसिस जैसे वाइट लेड, जिंक वाइट, इसको हम वार्निश से ऐड करके हम बनाते हैं, ठीक है। और ये इनेमल पेंट्स जो होते हैं ये वाटर प्रूफ होते हैं, केमिकल रेसिस्टेंस होते हैं और ये गुड पेंट कवरेज और कलर रिटेंशन आपको प्रोवाइड करते हैं। तो क्या ऐड करेंगे, वाइट पेंट इन वार्निश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 30 का रहा है ए पोर्शन ऑफ एन एम्बैंकमेंट हैविंग यूनिफॉर्म अप ग्रेडियंट 1 in 500 is circular of radius 1000 meter of the center line and subtends 180 degree at the center. If the height of the bank is 1 meter at lower end and side slope 2:1, the earthwork included is। तो टोटल लेंथ ऑफ कर्व दे रखा है, आप निकाल सकते हैं ना, टोटल लेंथ ऑफ कर्व निकाल लीजिए। टोटल लेंथ ऑफ कर्व कितना आ जाएगा, 1000 जरा करना, तो 1000 इंटू पाई डी हो गया, ठीक है। अब लोअर एंड और इनिशियल हाइट कितना देखा है, एट लोअर एंड यदि हम इनिशियल हाइट की बात करते हैं, लोअर एंड पे इनिशियल हाइट कहाँ पर, लोअर एंड पर कितना दे रखा है आपका, 1 मीटर दे रखा है। और 500 मीटर पर हाइट कितना दे रखा है, 1 in 5 का, ठीक है। यदि हम बात करते हैं 500 डिस्टेंस मीटर पे, 500 डिस्टेंस हाइट जो दे रखा है आपका वो आपका 2 मीटर, ठीक है, 1 5, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं 1000 पे 3 मीटर हो जाएगा, 1000 पे 1000 डिस्टेंस 500 से ले रहे हैं ना, ये 1000 पे यदि हम बात करते हैं 3 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो जो लोअर एंड पर A1 की यदि हम बात करते हैं तो जो A1 निकलेगा वो आएगा क्या आपका SD स्क्वायर, क्योंकि ये रहा ना आपका, ये कर्व बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। ये आपको 1000 दे रखा है, जब इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं ट्रायंगुलर शेप में एम्बैंकमेंट को, ठीक है। तो ये आपका ये 1 मीटर, ठीक है, ये 2:1, ये 2 मीटर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा SD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 मीटर हो जाएगा, ठीक है, 2 मीटर स्क्वायर। 500 पे यदि हम A2 की बात करते हैं, A2 की, तो SD स्क्वायर से यहाँ पर जो SD स्क्वायर की बात करेंगे
कितना हो जाएगा, यहाँ पर A2 की बात कर रहे हैं ना, तो 2, तो ये हो जाएगा कितना, 2 इंटू टू का स्क्वायर, 2 इंटू टू का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम A3 की बात करते हैं तो A3 भी निकाल सकते हैं। A3 कितना हो जाएगा आपका, HD स्क्वायर, ये भी लेते हैं 3 का, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 18 मीटर स्क्वायर। अब निकाल सकते हैं V इक्वल टू D/3 A1 प्लस AN प्लस 4 ये हो जाएगा कितना आपका, A2 प्लस A4, कुछ ऐसा फॉर्मूला चलता है ना, A6 तक, A6 प्लस आपका डॉट डॉट कर सकते हैं, प्लस 2A3 प्लस AS, ठीक है, A5 कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले में रख दीजिए तो अब क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू पाई इंटू 1000 बाई 2 इंटू 3, ये हो जाएगा कितना आपका, D/3, ठीक है, 1000/3 हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 18 प्लस 4 इंटू 8। सॉल्व करेंगे इसको तो आएगा, सॉल्व करेंगे तो भी आपका आएगा 2727.13, तो लगभग 27,000 करीब आएगा। ये आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मोबिलाइजेशन एडवांस अप टू 10% ऑफ द कॉस्ट वर्क इज गिवन टू कॉन्ट्रैक्टर। जब मोबिलाइजेशन एडवांस की बात करते हैं, ठीक है, 10% की यदि हम बात करते हैं टेंडर अमाउंट का, तो वो आपका रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, आपका जो है वर्क को स्टार्ट करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज करने के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है PWD इनिशिएट्स ए कंस्ट्रक्शन वर्क आफ्टर। कह रहा है PWD जो है कंस्ट्रक्शन वर्क कब स्टार्ट करता है, आपको पता है जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है तो आपका नेक्स्ट स्टेप में जो है टेक्निकल अप्रूवल और सैंक्शनिंग मिलती है डिटेल एस्टिमेट के लिए। इसका मतलब आपका PWD जो है जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है वर्क के तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हेन इन्वायरमेंटल लैप्स रेट ELR इज मोर देन एडियाबैटिक लैप्स रेट देन द इन्वायरमेंट इज सेड टू बी। कह रहा है जब आपका इन्वायरमेंटल लैप्स रेट जो है वो मोर देन एडियाबैटिक लैप्स रेट है तब इन्वायरमेंटल कंडीशन आपका क्या होगा। आपको पता है जब आपका ELR ग्रेटर देन ALR है सुपर एडियाबैटिक रेट लैप्स रेट होगा, इसका मतलब अनस्टेबल इन्वायरमेंट होगा। ELR यदि आपका लेस देन ALR है तो सब एडियाबैटिक लैप्स रेट होगा और स्टेबल इन्वायरमेट होगा। और ELR यदि ALR के इक्वल है तो न्यूट्रल कंडीशन, और ELR इज निगेटिव होगा, इसका मतलब इन्वर्जन होगा। ठीक है, एडियाबैटिक लैप्स रेट आपका जो है 9.8 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर पर राइज करता है। ठीक है, जहाँ पर ELR क्या इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और ALR आपका एडियाबैटिक लैप्स रेट है। तो क्या कंडीशन हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, द क्लोरीन डिमांड ऑफ ए वाटर सैंपल वाज फाउंड टू बी 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। द अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कंटेन 30% अवेलेबल क्लोरीन टू बी एडेड टू ट्रीट 1 लीटर ऑफ सच वाटर सैंपल इज। तो आपका क्लोरीन डिमांड की यदि हम बात कर रहे हैं तो कितना दे रखा है क्लोरीन डिमांड, 0.2 मिलीग्राम पर लीटर ये दे रखा है, क्लोरीन डिमांड दे रखा है। ठीक है, टोटल क्लोरीन डिमांड कर सकते हैं आप, देखिए क्लोरीन डिमांड की यदि हम बात करते हैं, क्लोरीन डिमांड इक्वल टू 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, यदि हम टोटल क्लोरीन डिमांड की बात करते हैं, टोटल डिमांड ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, टोटल क्लोरीन डिमांड 0.2 इंटू 1 मतलब वही 0.2 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, अवेलेबल क्लोरीन दे रखा है कितना, अवेलेबल क्लोरीन की यदि हम बात करते हैं, अवेलेबल क्लोरीन की यदि हम बात करते हैं, क्लोरीन अब कितना देगा 30% मतलब 0.30 दे रखा है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड ब्लीचिंग पाउडर की यदि हम बात करते हैं, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर की यदि हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, क्लोरीन डिमांड अपन अवेलेबल डिमांड तो कितना हो जाएगा
0.2 बाई 0.3, ये हो जाएगा कितना आपका 0.67 मिलीग्राम। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। का टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑफ, करा टर्बिडिटी जो है किसका मेजर है। अच्छा, टर्बिडिटी की यदि हम बात करते हैं, ये आपका टर्बिडिटी रॉड मेथड के द्वारा मेजर करते हैं, जिसमें प्लेटिनम नीडल लगी होती है, जिसकी डायमीटर 1 mm, लेंथ 25 mm एट टिप ऑफ एल्यूमिनियम रॉड होता है। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं, मेजर किया जाता है किस पर, स्टैंडर्ड सिलिका स्केल पर, STU पर। ठीक है, किस पर, STU पर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिनिमम क्लियर कवर इन mm टू मेन स्टील बार इन फुटिंग, कॉलम, बीम एंड स्लैब। स्लैब के लिए आपका मिनिमम क्लियर कवर 20 mm, बीम के लिए 25 mm, कॉलम के लिए 40 mm और फुटिंग के लिए 50 mm होगा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मिनिमम परसेंटेज ऑफ हाई यील्ड डिफॉर्म बार्स इन ए RC स्लैब कंपेयर्ड विथ ग्रॉस कंक्रीट एरिया। तो आपका मिनिमम परसेंटेज ऑफ हाई यील्ड जो है डिफॉर्म बार की यदि हम बात करते हैं, ग्रॉस एरिया कितना लेते हैं, तो ग्रॉस एरिया का 0.12% लेते हैं HYSD बार के लिए, और 0.15% जो है ग्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं माइल्ड स्टील बार के लिए। तो यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज ऑफ हाई यील्ड डिफॉर्म बार की यदि हम बात करेंगे तो ग्रॉस एरिया का 0.12% लेंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ M25 ग्रेड कॉन्क्रीट। M25 के लिए पूछ रखा है, आपको निकाल सकते हैं। FC का मतलब दे रखा है यहाँ पर ना, तो हम बात करते हैं FCK इक्वल टू कितना दे रखा है, 25 MPa। ठीक है, तो यहाँ पर FCR निकाल दीजिए। FCR की यदि हम बात करेंगे तो 0.7 अंडर रूट FCK कितना हो जाए 0.7 अंडर रूट 25 तो यहाँ निकल जाएगा 3.5 MPa। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेटर्स इज द मोस्ट बेसिक नीड इन मैस्लोस हायरार्की। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि मैस्लोस हायरार्की में कौन सा मोटिवेटर जो है वो बेसिक नीड होता है। तो यदि हम मैस्लोस हायरार्की की बात करते हैं, ये आपका जो है बेसिक नीड्स 5 सेट्स है, उस पर डिपेंड करता है साइकोलॉजिकल पर, सेफ्टी पर, लव पर और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। तो बेसिक जो होता है इस हायरार्की में वो होता है आपका साइकोलॉजिकल। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है, जो कि सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच पिलर ऑफ TQM रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट क्वालिटी इज ए रिजल्ट ऑफ प्रोसेस क्वालिटी। कह रहा है कौन सा पिलर होता है TQM का जो रिकॉग्नाइज करता है कि जो प्रोडक्ट क्वालिटी होता है वही रिजल्ट होता है प्रोसेस क्वालिटी का। जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, ये आपका पिलर होता है TQM का, जो कहता है आपका जो कंट्रोल प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है एज पर IS 800 द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट फॉर डिजाइन ऑफ पर्लिन कैन बी टेकन एज। का जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है पर्लिन के डिज़ाइन के लिए एज पर IS 800 वो हम कितना लेते हैं। ठीक है, तो पर्लिन के लिए हम बात करते हैं, जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट की बात करते हैं वो लेते हैं WL/10। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ए बट वेल्ड इज स्पेसिफाइड बाई। करेक्ट, बट वेल्ड हम जो है किसके द्वारा जो है स्पेसिफाई करते हैं। तो बट वेल्ड की यदि हम बात करते हैं तो हम इसको इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस से हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है इन ए टेंशन मेंबर इफ 1 or more than 1 rivet holes are off the line द फेल्यूर ऑफ मेंबर डिपेंड्स ऑन। कह रहा है कि यदि आपके टेंशन मेंबर में एक या एक से अधिक रिवेट जो हैं, वो जो रिवेट होल्स हैं वो ऑफ द लाइन मतलब लाइन पर नहीं है, तो कह रहा है कि फेल्यूर में जो मेंबर होगा, फेल्यूर ऑफ द मेंबर होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, पिच पर, गेज पर, डायमीटर ऑफ रिवेट पर, या आपका जो है ऑल ऑफ द अबव। अब यदि हम बात करते हैं जो टेंशन मेंबर के लिए, यदि मान लीजिए एक या एक से अधिक यदि जो रिवेट होल्स हैं वो आपके ऑफ द लाइन है, इसका मतलब आपका जो मेंबर क्या फेल्योर की यदि हम बात करते हैं वो पिच पर भी हो सकता है, गेज पर भी, और डायमीटर ऑफ द रिवेट होल्स। तो सभी सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट वेट 2.89 न्यूटन इन एयर एंड 186.9 न्यूटन इन वाटर, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, अच्छा दोनों का वेट दे रखा है, इसका मतलब लॉस निकाल दीजिए। लॉस इन वेट क्या हो जाएगा, लॉस इन वेट
लॉस इन वेट निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा 289.2 माइनस 186.9, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कितना 102.3 न्यूटन। तो यहाँ पर निकाल दी रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं ना, रिलेटिव डेंसिटी के लिए हम बात करते हैं क्या हो जाएगा वेट ऑफ एयर, तो यह हो जाएगा वेट ऑफ एयर कितना 289.2 अपॉन लॉस ऑफ वेट इन वाटर कितना हो जाएगा आपका 102.3, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.83, सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें व्हाट इज द मॉइस्चर डेप्थ अवेलेबल फॉर इवेपोर ट्रांसपीरेशन इन रूट जोन ऑफ 1 मीटर डेप्थ दे रखा है सॉइल का। करें इफ ड्राई वेट ऑफ सॉइल इज 1.5 ग्राम पर सीसी और फील्ड कैपेसिटी 30% और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आपका 10% दे रखा है। ठीक है, तो ये सारी आपकी डाटा दे रखी है क्वेश्चन में, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। जब डेप्थ ऑफ वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन की बात करते हैं तो जो DW होता है फॉर्मूला याद रखिएगा, गामा D बाई गामा W इंटू D FC मतलब फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, कितना हो जाएगा आपका 1.5 बाई 1 इंटू 1 0.30 माइनस 1.10, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.3 मीटर मतलब 300 mm, सही ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है इन ए रिवर सिल्ट एक्सक्लूडर एंड सिल्ट इजेक्टर आर कंस्ट्रक्टेड। कह रहा है कि रिवर में सिल्ट एक्सक्लूडर और सिल्ट इजेक्टर हम कहाँ कंस्ट्रक्ट करते हैं। यदि हम साइट रेगुलेशन वर्क की बात करते हैं तो जो आपका एंट्री ऑफ सिल्ट होता है कैनाल में, ठीक है, जो कि आपका जो है टेक ऑफ करता है हेडवर्क से, उसको हमको रिड्यूस करना जो है ज़रूरी होता है, जिसके लिए हम कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन वर्क्स बनाते हैं जिसको हम सिल्ट कंट्रोल वर्क कहते हैं। ठीक है, जिसको हम सिल्ट कंट्रोल वर्क भी कहते हैं। यहाँ पे 2 प्रकार का कंस्ट्रक्शन करते हैं, एक सिल्ट एक्सक्लूडर का और एक सिल्ट इजेक्टर का। सिल्ट एक्सक्लूडर की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका वर्क करता है कहाँ पर, बेड ऑफ रिवर पर, जो कि हम अप स्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर पर इसको लगाते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्लियर वाटर को एंटर करता है आपके हेड रेगुलेटर में एंड सिल्टेड वाटर जो होती है वो एंटर करती है सिल्ट एक्सक्लूडर में। ठीक है, ये आपके जो है जो वर्क की यदि हम बात करते हैं सिल्ट को रिमूव करता है कैनाल में एंटर होने से पहले। सिल्ट इजेक्टर की बात करते हैं, ठीक, जिसको हम सिल्ट एक्सट्रैक्टर के नाम से जानते हैं। ये ऐसा डिवाइस है जो कि सिल्ट को एक्सट्रैक्ट करता है। ठीक है, जो कैनाल वाटर में जाता है उसको जो है ट्रेवल करने से पहले उसको एक्सट्रैक्ट कर लेता है कुछ डिस्टेंस पर टेक ऑफ से। ठीक है, तो इसका मतलब जो है हम यदि बात करते हैं तो आपका बेड ऑफ कैनाल पर जो है हम इसको बनाते हैं जो कि डाउन स्ट्रीम से नीचे होता है। ठीक है, तो दोनों की यदि हम बात कर ले तो आपका हेड ऑफ द कैनाल पे हम सिल्ट एक्सक्लूडर, ठीक है, और आपका जो है हेड रेगुलेटर प्रोवाइड कर आफ्टर द हेड रेगुलेटर प्रोवाइड करते रिस्पेक्टिवली, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा द प्लान ऑफ ए मैप वाज फोटोकॉपीड टू ए रिड्यूस्ड साइज सच एज ए लाइन ओरिजिनली 100 mm measure 900 mm। ओरिजिनल स्केल ऑफ द प्लान वाज 1:1000। आपको रिवाइज्ड स्केल क्वेश्चन में पूछ रखा है, तो ये भी इजी क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, ओरिजिनल स्केल कितना दे रखा है आपका 1/1000। श्रंक लेंथ आपका कितना दे रखा है तो 90 mm दे रखा है और ओरिजिनल लेंथ आपका 100 mm दे रखा है। श्रंक फैक्टर की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर श्रंक फैक्टर की क्या आ जाएगा 90 बाई, और श्रंक लेंथ बताओ ओरिजिनल लेंथ मतलब 90/100, यह जाएगा 0.9 आ जाएगा। अब आपको श्रंक स्केल या रिवाइज्ड स्केल की यदि हम बात करते हैं, रिवाइज्ड स्केल की यदि हम बात कर लें, रिवाइज्ड स्केल की यदि हम बात करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका श्रंक फैक्टर इंटू ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ तो कितना हो जाएगा आपका 0.9 इंटू 1/1000। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 1/1111, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है द बियरिंग ऑफ लाइंस ओ ए एंड ओ बी आर 16 डिग्री 10 मिनट एंड 332 डिग्री 18 मिनट। वैल्यू ऑफ इंक्लूडेड एंगल पूछ रखा है, तो आपका इंक्लूडेड एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे नॉर्थ से, तो ये आपका जो है आपका क्या हो जाएगा इंक्लूडेड एंगल की यदि हम बात करते हैं तो इंक्लूडेड एंगल कितना हो जाएगा आपका 360
-332 डिग्री 18 मिनट, -16 डिग्री 10 मिनट। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 43 डिग्री 52 मिनट। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का है द हाईवे कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन पैसेंजर कार यूनिट अकॉर्डिंग टू IRC फॉर पैसेंजर कार द PCU इज। कह रहा है जो हाईवे कैपेसिटी है उसको PCU में हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं, कह रहा है एज पर IRC जो है कार के लिए कह रहा है पैसेंजर कार के लिए PCU कितना होगा। तो पैसेंजर कार यूनिट की बात करते हैं तो ये आपका यूनिट जिसको यूज करते हैं हाईवे कैपेसिटी बताने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अकॉर्डिंग टू IRC यदि हम कार और टैक्सी के लिए देखते हैं तो 1 आता है, ठीक है। अब मोटरसाइकिल के लिए 0.5, बस और ट्रक के लिए 3.5, साइकिल के लिए 0.2, ब्लॉक कार्ट के लिए 6 और ब्लॉक कार्ट यदि लार्ज है तो 8 है। तो यहाँ पर पैसेंजर कार के लिए 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द राइज ऑफ वाटर लेवल एबव इट्स नॉर्मल लेवल व्हेन पासिंग अंडर ब्रिज इज कॉल्ड। कह रहा है कि यदि आपका राइज ऑफ वाटर लेवल यदि आपका नॉर्मल लेवल से ऊपर है और आपका ब्रिज के अंडर से पास कर रहा है तो क्या हो जाएगा। तो एफ्लक्स की यदि हम बात करते हैं तो एफ्लक्स क्या होता है, इंक्रीज इन वाटर लेवल, जो कि आपका अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चर पे होता है, जैसे ब्रिज हो गया, कलवर्ट हो गया, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है फ्लो में, ठीक है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एफ्लक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्लेन टेबल सर्वेइंग। कह रहा है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। यदि हम प्लेन टेबल सर्वे की बात करते हैं, प्लेन टेबल सर्वेइंग का एक ग्राफिकल मेथड होता है जिसमें हम फील्ड ऑब्जर्वेशन और प्लॉटिंग दोनों साइमल्टेनियसली करते हैं, ठीक है। और एडवांटेजेस की बात करते हैं तो पहला यदि हम बात करते हैं ये सूटेबल होता है स्मॉल और मीडियम स्केल मैपिंग के लिए, ठीक है, जहाँ पर ग्रेट एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। और इसमें सर्वेइंग और प्लॉटिंग दोनों साइमल्टेनियसली कर रहे हैं तो टाइम आपका जो है वो कम लगेगा और डिटेलिंग भी कम देनी होती है यहाँ पर, ठीक है। और ये आपका रैपिड मेथड होता है बस, और लेस कॉस्टली भी होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज आपको पता ही है, पहला तो ये जो है जो अनफेवरेबल यदि आपका क्लाइमेट कंडीशन यदि बारिश वगैरह हो रहा है इसको यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये मेथड जो है बहुत एक्यूरेट नहीं होता है, इसका मतलब प्रिसाइज वर्क के लिए सूटेबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई फील्ड बुक मेंटेन नहीं होता है प्लॉटिंग के लिए डिफरेंट स्केल पर, तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत लोगों का है कि वर्सटाइल वाले में भी, लेकिन यदि मोस्ट अप्रोप्रिएट देखें तो वो आपका बी होगा कि ये प्रिसाइज मेथड है दे रखा है जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन एन एडजस्टेबल लेवल व्हेन द बबल इज इन सेंटर द एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब बिकम पैरेलल टू। अच्छा, कह रहा है कि यदि आपका एडजस्टेबल लेवल में बबल सेंटर पे है और एक्सिस ऑफ द बबल पैरेलल है, पैरेलल किसके होगा, जब भी आपका बबल सेंटर में होगा तो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, लाइन ऑफ कोलिमेशन के पैरेलल होता है। ऑप्शन दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए। यदि हम बात करते हैं आंसर की में, तो आंसर की में कह रहा है कि आपका जो है करेक्ट ऑप्शन ए है, कि मतलब ये आपका जो लाइन ऑफ साइड के पैरेलल, लेकिन ये लाइन ऑफ साइड के पैरेलल नहीं होता है, लाइन ऑफ कोलिमेशन के होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है इन ए स्ट्रेट टू लेंथ्स ए एंड बी आर मेजर्ड फ्रॉम ए पॉइंट पी the standard error of measured length A and B are found to be 0.4 meter and 0.3 meter. The standard error in length A minus B is, तो यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर पूछ रखा है दोनों में, ठीक है। निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड एरर की यदि हम बात करते हैं, मतलब सिग्मा ए बी की यदि हम बात करते हैं ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में सिग्मा ए का स्क्वायर प्लस सिग्मा बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.5 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर प्रिज्मेटिक कंपास। कह रहा है इसमें से कौन सा प्रिज्मेटिक कंपास के लिए करेक्ट है। तो प्रिज्मेटिक कंपास की बात करते हैं, ये आपका सर्वेइंग का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ट्राइवर्सिंग में अपने बियरिंग को फाइंड करते हैं, ठीक है। ये आपका मोस्ट कन्वीनियंट एंड पोर्टेबल जो होता है फॉर्म होता है मैग्नेटिक कंपास का, जिसको हम इजीली यूज कर सकते हैं, ट्राइपॉड भी फिट कर सकते हैं, हैंड में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो ग्रेजुएटेड सर्कल होता है प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास का यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन से हम बात करते हैं तो जीरो ऑफ ग्रेजुएटेड सर्कल जो होता है वो साउथ एंड पर होता है प्रिज्मेटिक कंपास के, देख सकते हैं साउथ एंड पर जीरो होगा, ठीक है।
कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर देख सकते हैं। निडल की बात करते हैं तो प्रिज्मेटिक कंपास में ब्रॉड टाइप यूज करते हैं, सर्वेयर कंपास में एज बार टाइप यूज करते हैं। स्केल की यदि हम बात करते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास में फ्री टू फ्लोट होता है आपका ब्रॉड टाइप मैग्नेटिक निडल पर, यहाँ पर आपका बॉक्स से अटैच होता है। बियरिंग की बात करते हैं, यहाँ पर होल सर्किल बियरिंग होता है, यहाँ पर क्वाड्रेंटल बियरिंग होता है। ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो ये आपका इन्वर्टेड होता है, ग्रेजुएशन उल्टा होता है, यहाँ पर डायरेक्टली होता है। प्रिज्म को थ्रू देखते हैं यहाँ पर। रीडिंग और साइटिंग की बात करते हैं, यहाँ पे दोनों एक साथ करते हैं, यहाँ पर साइटिंग पहले करते हैं फिर रीडिंग करते हैं, ठीक है। ट्राइपॉड यहाँ पर जरूरी नहीं होता, यहाँ पर जरूरी होता है। ये कुछ डिफरेंसेस आपने देख लिए। तो क्वेश्चन पे आते हैं, तो करेक्ट क्या बात है यहाँ पर, तो आपका जो ग्रेजुएशन होगा वो इन्वर्टेड होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एस्टिमेट द बेस्ट एरिया ऑफ एन इरेगुलर एंड कर्व्ड बाउंड्री। कह रहा है इरेगुलर और कर्व बाउंड्री के एरिया को मेजर करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। तो यदि हम सिम्पसन रूल की बात करते हैं, ठीक है, ये इसमें हम क्या करते हैं, एरिया को जो है इवन नंबर में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ऑफसेट्स में डिफरेंट डिवाइड करके ऑड में, और उसको हम अपना फॉर्मूले से निकालते हैं, जहाँ पे एरिया इक्वल टू D/3 O1 + ON करके ये आपका फॉर्मूला है, उसे निकालते हैं। और ये सबसे मोस्ट फेवरेबल मेथड होता है जहाँ पर आपका कर्व बाउंड्री है या इरेगुलर आपका स्ट्रक्चर है। सही ऑप्शन क्या होगा, सिम्पसन मेथड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 56 कह रहा है एन इमेज ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 92 mm फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ फोटोग्राफ। द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल इज 400 मीटर एंड फ्लाइंग हाइट इज 4000 मीटर एबव द डेटम। द रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, R इक्वल टू दे रखा है कितना आपका 92 mm, ठीक है, 92 mm दे रखा है। अब या तो mm में कन्वर्ट कर लीजिए, बाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। H इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 4000 मीटर, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, या ऐसे ही कर सकते हैं 4000 मीटर, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं आपका स्मॉल h दे रखा है कितना 400 मीटर, 400 मीटर सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पता है जो डिस्प्लेसमेंट रिलीफ की यदि हम बात करते हैं, D इक्वल टू क्या होता है RH/H, वैल्यू रखेंगे यहाँ पर तो 92 इंटू 4000 मीटर में है, अपॉन आपका 400 है ना ये, और 4000 कर दीजिए। सॉल्व करेंगे तो mm में जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 9.2 mm, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है टू यूनिकली डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द यूजर यूजिंग GPS वन नीड्स टू रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम एटलीस्ट। मतलब GPS में यदि हम बात करते हैं तो हमारा एटलीस्ट आपको जो सिग्नल रिसीव करने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स की नीड होती है। तो कितना रिक्वायर्ड होता है, कम से कम 4 सैटेलाइट, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा द टाइम बाई विच एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द स्टार्ट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटी इज नोन एज। कह रहा है कि टाइम जिसमें कह रहा है कि आपका एक्टिविटी कंप्लीशन टाइम को हम डिले कर सकते हैं बिना अपने सक्सीडिंग एक्टिविटीज़ को डिले किए हुए, अफेक्ट किए हुए, उसको हम क्या कहते हैं। यदि हम बात करते हैं फ्री फ्लोट की, फ्री फ्लोट क्या है, अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें हम एक्टिविटी कंप्लीशन को डिले कर सकते हैं बिना अपने अर्लीस्ट टाइम इंटरमीडिएट सक्सेसिव एक्टिविटीज़ को इफेक्ट किए हुए, ठीक है। तो ये होता है आपका फ्री फ्लोट। टोटल फ्लोट क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ टाइम होता है कंप्लीशन का जिसमें हम एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं बिना प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम को जो है अपना इफेक्ट किए हुए, ठीक है। ऐसे ही इंटरफेयरिंग फ्लोट की बात करते हैं, ये आपका मैक्सिमम टाइम अमाउंट ऑफ टाइम होता है जिसमें हम एक्टिविटी को डिले कर सकते हैं बिना अपने प्रोजेक्ट को डिले किए हुए, ठीक है, बस स्टार्टिंग में डिले हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट फ्लोट की बात करते हैं तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ एक्टिविटी या अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें एक्टिविटी को हम क्या कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं बिना प्रोजेक्ट को डिले किए हुए, ठीक है। तो ये आपका यदि हम बात करते हैं यहाँ पर सही ऑप्शन मिल जाएगा आपका फ्री फ्लोट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन प्रिंसिपल स्ट्रेन एक्सिस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एक्सिस। तो यदि हम प्रिंसिपल शियर प्लेन में यदि हम बात करते हैं, शियर स्ट्रेस जहाँ पर जीरो होगा उसको प्रिंसिपल प्लेन कहेंगे, और नॉर्मल स्ट्रेस आपका जो है प्रिंसिपल प्लेन पर प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाता है। तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वो होता है आपका 45 डिग्री टू प्रिंसिपल प्लेन, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ए मोहर सर्किल रिड्यूसेस टू ए पॉइंट व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू। करा मोहर सर्किल आपका रिड्यूस होता है एक पॉइंट पर
वो आपका बॉडी में कहाँ पर होता है। यदि हम बात करते हैं जब आपका नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन पर होता है और आपका इक्वल होता है, तो वहाँ पर रेडियस ऑफ मोर सर्किल 0 हो जाएगा। इसका मतलब यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो r = 0 पर मोर सर्किल आपका रिड्यूस होता है। इसका मतलब आपका यहाँ पर यदि हम करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं डी, मतलब इक्वल एक्सियल स्ट्रेसेस ऑन टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स, द प्लेन बीइंग फ्री ऑफ शियर। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए स्टील कॉलम इज पिन्ड एट बोथ एंड्स एंड हैज ए बकलिंग लोड 250 किलो न्यूटन। इफ द कॉलम इज रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट एट इट्स मिड हाइट, इट्स बकलिंग लोड विल बी। कह रहा है कि आपका जो है एक स्टील कॉलम है जो कि पिंड है बोथ एंड्स पर, ठीक है, और बकलिंग लोड आपका 250 किलो न्यूटन दे रखा है। कह रहा है यदि कॉलम रिस्ट्रेन है अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट एट मिड हाइट, तो कह रहा है बकलिंग लोड जो है वो आपका कितना आएगा। ठीक है, तो यदि हम बकलिंग लोड की बात करते हैं आपका कितना आएगा, यही क्वेश्चन है आपका, तो ईजी ये भी क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, चलिए बकलिंग लोड की यदि हम बात करते हैं बोथ एंड पे पिंड है, इसका मतलब एल इफेक्टिव की यदि हम बात करेंगे तो आपका जो P1 की यदि हम बात करते हैं क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर EI अपॉन एल स्क्वायर। ठीक है, जो कि आपका दे रखा है 250 किलो न्यूटन दे रखा है, मिड हाइट पूछ रखा है ना, मिड हाइट पूछ रखा मतलब आधा हो जाएगा। तो P2 की यदि हम बात करते हैं मिड हाइट के लिए एल आपका आधा हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर EI अपॉन आपका L/2 का स्क्वायर कर दीजिए। इसका मतलब 4 इंटू पाई स्क्वायर EI/L स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या कर सकते हैं 4 इंटू इसके बराबर आ गया, अब तो 250 कर दीजिए, तो ये आपका आएगा 1000 किलो न्यूटन। सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड इन पोर्टलैंड सीमेंट विच रिएक्ट्स इमीडिएटली विथ वाटर एंड ऑल्सो सेट्स अर्लीस्ट इज। कह रहा है कौन सा आपका पोर्टलैंड सीमेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि इमीडिएटली वाटर से रिएक्ट करता है और सबसे पहले सेट होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट या टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। यदि हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की यदि हम बात करते हैं C3 की, ठीक है, जो कि आपका विद इन 24 आवर्स एडिशन ऑफ वाटर जो है सीमेंट में, ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है मैक्सिमम इवोल्यूशन ऑफ हीट के लिए, और ये आपका फर्स्ट कंपाउंड होता है जो कि फॉर्म होता है आपका एडिशन ऑफ वाटर और अर्ली सेटिंग में काम आता है। तो क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, यहाँ पर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज प्रोड्यूस्ड बाय मोल्डिंग ए मिक्सचर ऑफ आयरन स्लैग एंड पोर्टलैंड सीमेंट। करें इनमें से कौन सा स्टोन है जो कि आपका जो है आयरन स्लैग और पोर्टलैंड सीमेंट को मिक्स करके बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा कुछ आर्टिफिशियल स्टोन्स भी होते हैं जो कि आपके जो है सीमेंट और नेचुरल एग्रीगेट्स जो हैं क्रस्ट स्टोन वगैरह जो है उनको मिला करके बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कुछ आपके जैसे इंपीरियल स्टोन के है, यहाँ पर जो है फर्स्ट आपका फाइनली क्रश ग्रेनाइट है उसको वॉश किया जाता है, फिर पोर्टलैंड सीमेंट से मिक्स करके इसको 24 आवर्स तक क्यूरिंग की जाती है। ठीक है, तो ये आपका 3 दिन में बनता है आपका इंपीरियल स्टोन। विक्टोरिया स्टोन की बात करते हैं तो यहाँ पर ये ग्रेनाइट पीसेस होती हैं जो कि आपके सीमेंट के साथ मिलाकर बनाई जाती हैं, जिसको हम क्या करते हैं इमर्ज करते हैं सोडा सिलिकेट में 2 महीने के लिए, तब विक्टोरिया स्टोन बनता है। रैनसम स्टोन की बात करते हैं तो यहाँ पर सोडा सिलिकेट जो होता है उसको हम सीमेंट से मिक्स करके अपने डेकोरेटिव फ्लोरिंग के लिए बनाते हैं, इसको केमिकल स्टोन भी कहते हैं। और यदि गार्लिक स्टोन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है मिक्सचर ऑफ आयरन स्लैग और पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसको मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, इसे बिटुमस स्टोन की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रेनाइट और डोलराइट को हम क्या करते हैं, इसको एक दूसरे में उसको जो है पीस लेते हैं और पीसने के बाद रिफाइन करके इसको बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं अपने तो आयरन स्लैग और पोर्टलैंड सीमेंट से मिलकर बनता है गार्लिक स्टोन, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एज पर IS 456/2000 द मैक्सिमम एडमिसिबल वाटर सीमेंट रेशियो फॉर माइल्ड इन्वायरमेंटल एक्सपोजर फॉर कंक्रीट शुड बी। एज पर IS 456/2000 कर रहा है जो मैक्सिमम एडमिसिबल वाटर सीमेंट रेशियो होगा माइल्ड इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के लिए क्या होगा। यहाँ पर देख सकते हैं माइल्ड के लिए यदि हम बात करते हैं कितना होगा 0.55, बाकी सारा दे रखा है आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 0.55।
नेक्स्ट क्वेश्चन का है द मेथड यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ बल्किंग इज नोन एज। कह रहा है मेथड जो कि हम एस्टिमेशन ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग के लिए यूज करते हैं वो कौन सा होता है। तो बिल्डिंग के लिए यदि हम बात करते हैं डिप्रिसिएशन के लिए तो कौन कौन से मेथड है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा मेथड होगा सही, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल ए रिवाइज्ड एस्टीमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सेंक्शनल एस्टीमेट एक्सीड। अच्छा, यदि आपका सेंक्शनल एस्टीमेट 5% ज़्यादा एक्सीड हो जाता है तभी हम रिवाइज्ड एस्टीमेट को प्रिपेयर करते हैं। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67 की यदि हम बात करते हैं, कह रहा है ए वॉल ऑफ 12 meter in length having a height of 2 meter is to be plastered if the thickness of wall is 85 centimeter. कह रहा है क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड इन द रेंज। अच्छा, प्लास्टरिंग पूछ रखा है, प्लास्टरिंग दोनों साइड करेंगे ना, लेंथ तो क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ प्लास्टर की यदि हम बात करते हैं, एरिया ऑफ प्लास्टर 2 इंटू एल इंटू एच। ठीक है, बिट्स को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे इसमें, तो 2 गुणे आपका 12 गुणे 2 कितना हो जाएगा आपका 48 मीटर स्क्वायर। सही ऑप्शन क्या मिल गया यहाँ पर, ए। 45 से 65 के बीच में आ रहा है वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर ऑफ ब्रिक हैविंग साइज 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड फॉर 17 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क अप्रोक्सीमेटली। इसके लिए आपको पूछ रहा कितने ब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम देखा 70 मीटर, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकाल दीजिए, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 सेंटीमीटर में है, सॉल्व करेंगे तो आपका मीटर में चेंज कर 0.002 मीटर क्यूब आएगा। तो आपका नंबर ऑफ ब्रिक के एनओस की बात करते हैं कितना हो जाएगा 17/0.002, सॉल्व करेंगे तो 8500 ब्रिक्स आएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का है द प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग डज नॉट इंक्लूड एरिया ऑफ। का जो प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग होता है उसमें किसके एरिया को हम इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, प्लिंथ एरिया क्या होता है आपका, प्लिंथ एरिया आपका जो है कवर्ड बिल्टअप एरिया होता है जो कि हम मेजर करते हैं फ्लोर लेवल पर, किसी भी स्टोरी के फ्लोर लेवल पर। ठीक है, और इसमें क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो वॉल फ्लोर लेवल बिल्कुल इंक्लूड करते हैं, इंटरनल शाफ्ट ऑफ सैनिटरी अप टू 2 मीटर स्क्वायर बिल्कुल करते हैं, लिफ्ट कैंटिलीवर पोर्च को जो इसमें ऐड नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वाटर चार्ज आर यूजुअली टेकन एज डॉट परसेंटेज ऑफ रेट ऑफ एनालिसिस ऑफ एन आइटम। यदि हम वाटर चार्ज की बात करते हैं तो वाटर चार्ज हम कितना होता है हमारा 1.5% यूज करते हैं। वाटर चार्जेस 1.5 to 2% ऑफ टोटल कास्ट। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट 10% होता है। टूल एंड प्लांट आपका जो है 2.5 से 3% ऑफ लेबर कास्ट होता है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए टी बीम बिहेव एज ए रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ इक्वल टू इट्स फ्लेंज इफ इट्स न्यूट्रल एक्सिस। का टी बीम आपका कह रहा है कि बिहेव करेगा एज ए रेक्टेंगुलर बीम यदि उसका विड्थ इक्वल होगा उसके फ्लेंज के न्यूट्रल एक्सिस पर। अच्छा, यदि हम बात कर रहे हैं, यदि हम बात करें किसके लिए, टी बीम के लिए, इन जनरली यदि आपका पोर्शन ऑफ कंक्रीट जिसमें आपका टेंशन रीजन निगलेक्ट कर दें डिज़ाइन पर्पज से, तो कंक्रीट आपका वीक इन टेंशन हो जाएगा। तो जब हम टी बीम की केस की बात करते हैं तो यदि फ्लेंज में रिमेन कर रहा है न्यूट्रल आपका यदि न्यूट्रल एक्सिस, इसका मतलब वहाँ पर साइगिंग मूवमेंट जो होगी ओनली होगा और आपका पोर्शन बिलो न्यूट्रल एक्सिस वहाँ पर टेंशन होगा। ठीक है, तो उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिमेन्स विद इन फ्लेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन करें विच दिस मेथड इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड यूज टू डिटरमाइन ए सॉइल्स वाटर कंटेंट। सॉइल के वाटर कंटेंट के लिए कह रहा है कौन सा यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड यूज होगा। ठीक है, साइट पे यदि हम बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो है ये आपका मोस्ट क्विकेस्ट और एक्यूरेट मेथड होता है डिटरमाइन करने का वाटर कंटेंट का, कहाँ पर, आपके साइट पर। सही ऑप्शन मिल जाएगा कैल्शियम कार्बाइड मेथड। बाकी सबका यहाँ पर डिटेल दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हेन द सैंड इन सीटू हैपेंस टू बी इन डेंसेस्ट स्टेट देन द सैंड रिलेटिव डेंसिटी वुड बी। कह रहा है कि यदि सैंड आपका इन सीटू पे आपका डेंसेस्ट स्टेट में होगा तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी। यदि डेंसेस्ट स्टेट में है इसका मतलब 1/1, इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी भी 1 आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉट इज द मेजर ऑफ लॉस ऑफ स्ट्रेंथ विथ रिमोल्डिंग विथ वाटर
कंटेंट अनचेंज। कह रहा है वाटर कंटेंट को चेंज किए बिना हमारा लॉस ऑफ स्ट्रेंथ रिमोल्डिंग में वो आपको कौन बताता है। सेंसिटिविटी की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, रेशियो होता है कि इसका अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्ले इन द अनडिस्टर्ब स्टेट टू द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्ले इन रिमोल्डेड स्टेट। सेंसिटिविटी की बात करते हैं ये आपका मेजर करता है कि इसको लॉस ऑफ स्ट्रेंथ को विथ रिमोल्डिंग विथ वाटर कंटेंट अनचेंज। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा सेंसिटिविटी। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर बीसी पूनमिया के बुक्स है लेकिन वो उसको क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ट्राई एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट इज यूज टू फाइंड डॉट ऑफ सॉइल। ये ट्राई एक्सियल टेस्ट की बात करते हैं तो किसके लिए यूज करते हैं, तो ये आपका जो है सॉइल के शियर स्ट्रेंथ को मेजर करने का पैरामीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका ए डिपोजिट ऑफ फाइन सैंड हैज ए porosity n and specific gravity of soil is g. The hydraulic gradient of the deposit develop boiling condition of sand is given by। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पूछ रखा है तो आपको पता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम निकालते हैं IC इक्वल टू क्या होता है g-1/1 + c। तो यहाँ पर करेंगे तो g-1/1 - n ही आएगा इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ए नॉर्मली कंसोलिडेटेड अनडिस्टर्ब्ड क्ले इज हैविंग ए लिक्विड लिमिट ऑफ 58%। व्हाट इज द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ द क्ले। तो कंप्रेशन इंडेक्स क्वेश्चन में आपको पूछ रखा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपना। तो CC इक्वल टू क्या होता है, CC इक्वल टू बात करते हैं तो 0.009 WL - 10। तो 0.009 कितना हो जाएगा 58 - 10। सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा कितना, आएगा आपका 0.432। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। करा इनमें से कौन सा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, ठीक है। अच्छा प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, तो जो डायरेक्टली आपके जो है नेचुरल रूप में जो है पॉल्यूटेंट जो है डायरेक्टली इमिटेट होते हैं किससे, आइडेंटिफाइड सोर्सेज से। नेचुरल जैसे सोर्सेज हैं जैसे स्टॉर्म, डस्ट, वोल्केनो, इनसे होता है, इसको प्राइमरी कहते हैं। और सेकेंडरी जो कई प्राइमरी जो है पॉल्यूटेंट से मिलकर बनते हैं जैसे आपका ओजोन हो गया, ठीक है। तो यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा विच ऑफ दीज लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ ओजोन लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्बिंग द अल्ट्रावायलेट लाइट। तो अल्ट्रावायलेट लाइट को ऑब्जर्व करता है ओजोन लेयर, जो कि कहाँ पर होता है एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में आपका होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच ऑफ दीज एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर दैट कैन लीड टू न्यूमरस फेटल डिसीज। कह रहा है फेटल डिसीज के लिए यहाँ पर कौन सा जो है ड्रिंकिंग वाटर में एलिमेंट प्रेजेंट होता है। तो यदि हम बात करते हैं जो आर्सेनिक है जो कैंसर के लिए भी आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। यदि आपका डिजायरेबल क्वांटिटी ज़्यादा, टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो है 500 mg/L से ज़्यादा है, तो ये आपका जो है फेटल डिजीज भी क्रिएट करेगा। तो कौन करेगा, आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 81 का आ रहा है 1 लीटर ऑफ सीवेज व्हेन अलाउड टू सेटल फॉर 30 मिनट्स give a sludge volume index of 27 cm3 if the dry weight of this sludge is 0.3 gram then its sludge volume index will be। तो sludge volume index आपको पूछ रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं क्या होता है, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स की यदि हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सेटल स्लज इन एमएम, तो कितना दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सेटल स्लज आपका 27 दे रखा है। एमएलएसएस कितना दे रखा है आपका, तो एमएलएसएस दे रखा है आपका यहाँ पर 3 ग्राम, कितना हो जाएगा 9 मिलीग्राम पर ग्राम, 9 ml/ग्राम, तो ए हो जाएगा सही आपका। करा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, करा डॉट एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अच्छा एक्टिवेटेड स्लज की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका किसका होता है, एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस का होता है एग्जाम्पल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा द पर्पस ऑफ वाटर स्टोरेज टैंक इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज टू। तो यदि हम डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर की बात करते हैं, जिसको हम सर्विस रिजर्वायर भी कहते हैं, ये आपका स्टोरेज रिजर्वायर होता है, जिसका मेन काम क्या होता है, वाटर प्रेशर को रेगुलेट करना, इमरजेंसीज के लिए वाटर को स्टोर करना, कांस्टेंट सप्लाई को जो है मेंटेन रखना। तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द हेवियर इनर्ट मटेरियल इन वेस्ट वाटर। का रहा इनमें से कौन सा जो है हेवियर इनर्ट में जो होता है मैटर जो है वेस्ट वाटर में है, स्क्रीन, ग्रिट, डेब्रिज या वेस्ट। जब हम बात करते हैं ग्रिट की, तो ग्रिट जो होते हैं ये वेस्ट वाटर में जो है आपके हेवियर इनर्ट मैटर होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका सैंड, ग्रेवल, सिल्ट हो सकते हैं, ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ग्रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द डिज़ाइन ऑफ स्टील बीम यूजिंग एन आई सेक्शन। अच्छा, आई सेक्शन हम क्यों यूज करते हैं? तो हम आई सेक्शन को क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वहाँ पर शियर कैपेसिटी जो होती है वो फ्लेंजेस में बहुत ही कम होती है, निग्लेजिबल होती है, इसलिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर 85% शियर आपका जो है आई सेक्शन में वो वेब से आपका जो है रेसिस्ट होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फेल्योर इन सिलेंडर स्टील स्ट्रक्चर। आपको पता है सिलेंडर स्टील स्ट्रक्चर में जो मेन फेल्योर होता है वो होता है बकलिंग फेल्योर। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का एज पर IRC 96/1983 द रिकमेंडेड कैरियज वे विथ फॉर ए 2 लेन रोड विथ कर्व। 2 लेन रोड विथ कर्व के लिए पूछ रखा है। सिंगल लेन के लिए कितना होता है आपका 3.75 मीटर, 2 लेन विदाउट रेस्ट कर्व 7 मीटर, विथ रेस्ट कर्व 7.5 मीटर, इंटरमीडिएट कैरेज वे 5.5 मीटर और मल्टी लेन पेमेंट के लिए 3.5 मीटर पर लेन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 7.5 मीटर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए बिटुमिस सैंपल हैज़ बीन ग्रेड एज BG30 एज पर IS 73/2013। द 30 इन ग्रेड मीन्स 30 कह रहा है ग्रेड में क्या बताता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू IS 73/2013 नंबर 30 जो है रेंज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन को बताएगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पॉइज। और BG30 बिटुमिन के लिए मैक्सिमम विस्कोसिटी 100 + 20 120 × 30 करेंगे तो 3600 पॉइज आएगा और मिनिमम विस्कोसिटी आपको 2400 पॉइज आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन एट 60 डिग्री इन बिटवीन 2400 एंड 3600 पॉइज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 89 क्या कह रहा है? कह रहा है एक कार इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 19 km/h, रोड हैविंग ए 2% अपवर्ड ग्रेडियंट, द ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक व्हेन सी obstruction. If his reaction time is 1.5 seconds, assuming that the coefficient of friction between pavement tire is 0.15, calculate distance traversed before the car finally stops. तो यहाँ पर डिस्टेंस पूछ रहा है कितना ट्रैवल करेगा। आपको पता है SSD की यदि हम बात करते हैं 0.278 VT + V² / 254 F + n%। सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा 0.278 इंटू कितना है 90 है, 90 इंटू टी कितना 1.5 रिएक्शन टाइम है आपका प्लस 90 का स्क्वायर अपॉन 254 इंटू 0.f आपका 0.15 है और एन का 2% अपवर्ड है ना 2/100 + 2/100। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 225.1 मीटर, ठीक है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर ड्रेनेज पर्पस इन पेमेंट डिजाइन। कर रहा है पेमेंट डिजाइन में ड्रेनेज पर्पस के लिए किसे यूज करते हैं, कर्व को, शोल्डर को, कैम्बर को या ऑल ऑफ द एबव। द कैम्बर या क्रॉस स्लोप की हम बात करते हैं, कैम्बर आपका स्लोप होता है जो कि हम रोड सरफेस पर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं अपने रेन वाटर को ड्रेन होने के लिए, ठीक है। तो ड्रेनेज के लिए हम कैम्बर को यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इन हाईवे पेमेंट इमल्सन्स आर मेनली यूज्ड इन। कह रहा है कि आपका हाईवे पेमेंट्स में जो इमल्सन का यूज करते हैं मेनली वो हम किस में यूज करते हैं, सरफेस ड्रेसिंग में, पैचिंग एंड मेंटेनेंस में, बिटुमिन मैकेडम में, एस्फाल्टिक कंक्रीट में। यदि हम बात करते हैं बिटुमिन एमल्सन की तो ये आपको यूज किया जाता है किसमें, बिटुमिनस रोड कंस्ट्रक्शन में, स्पेशली आपका मेंटेनेंस और पैच रिपेयर वर्क में, ठीक है। इसका मेन एडवांटेज क्या है एमल्सन का, तो ये आपको वेट वेदर कंडीशन में भी, रेनिंग में भी यूज कर सकते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा आपका एलिगेटर आर मैप क्रैकिंग इज द कॉमन टाइप ऑफ फेल्योर इन। अच्छा, यदि हम एलिगेटर क्रैकिंग की बात करते हैं जिसको हम मैप क्रैकिंग भी कहते हैं या फटीग क्रैकिंग भी कहते हैं, ये आपका मेन फेल्योर होता है किस पे, बिटुमिनस सरफेस पे। किस पे होता है, बिटुमिनस सरफेस पे, जहाँ पर आपको यहाँ पर सीरीज ऑफ जो इंटरकनेक्टेड क्रैक जो है आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या मिल गया, बिटुमिनस सरफेसिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 आपका क्या कह रहा है आपको व्हाट इज कर्व रेसिस्टेंस फॉर ए 50 टन स्ट्रेन ऑन ब्रॉड गेज ऑन 4 डिग्री कर्व। 4 डिग्री कर्व ब्रॉड गेज पे आपका जो है पूछ रखा है आपका रेसिस्टेंस कितना आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो न्यूमेरिकल छोटा सा आपको दे रखा है। चलिए, फॉर्मूला यदि हम आर इक्वल टू बात करते हैं तो क्या आता है आपका 0.0004 इंटू डब्ल्यू इंटू डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 0.0004 इंटू 50 इंटू 4। ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.08 टन। सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज मोस्ट यूज्ड इन इंडियन रेलवे। आपको पता है कि इंडियन रेलवे में जो मोस्टली यूज होता है वो आपका क्यूबिक पैराबोला जो है उसको यूज में लाया जाता है ट्रांजिशन कर्व के रूप में, सबसे ज़्यादा क्यूबिक पैराबोला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ रेलवे ट्रैक। कर इसमें से कौन सा रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो जिम क्रो एंड ग्रेज बिल्कुल यूज करते हैं। थ्रू पैकिंग एंड बॉक्सिंग ये भी है आपका सही। ठीक है, बफर स्टॉप एंड सैम्प हम नहीं, इसको ये आपका जो है बफर स्टॉप वगैरह जो है ये मेंटेनेंस में नहीं है। क्रीप एडजस्टमेंट बिल्कुल 1, 2 और 4 सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर हाइट ऑफ ब्रिज इज केप्ट डॉट एबव हाई फ्लड लेवल। तो हाइट ऑफ ब्रिज की यदि हम बात करते हैं तो 1.2 से 1.5 मीटर एबव हाई फ्लड लेवल हम रखते हैं। ठीक है, कितना 1.2 टू 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सब स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज डज नॉट इंक्लूड। करा ब्रिज के सब स्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड नहीं होता है। यदि हम ब्रिज की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें, रेक्टेंगुलर, डम सेल टाइप, टेंसल टाइप, ये आपके टाइप है। ठीक है, इसमें पियर्स वगैरह सब यूज होते हैं। तो क्या यूज नहीं होता है, तो गर्डर स्लैब जो है इंक्लूड नहीं होता है सब स्ट्रक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा एज कंपेयर टू लेमिनार फ्लो द बाउंड्री लेयर इन ए टर्बुलेंट फ्लो विल बी। यदि हम बात करते हैं टर्बुलेंट फ्लो के लिए, ठीक है, ये टाइप्स ऑफ फ्लो दोनों, तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं लेमिनार फ्लो की यदि हम बात करते हैं जो बाउंड्री लेयर होता है वो टर्बुलेंट फ्लड से आपका जो है थीकर होता है। ठीक है, सही ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें ग्रॉन्स आर एडॉप्टेड फॉर रिवर बैंक प्रोटेक्शन व्हेन इट प्लेस्ड इंक्लाइन द डाउन स्ट्रीम इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो द रिवर इट इज डेजिग्नेटेड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। यदि हम ग्रोन की बात करते हैं, इसको हम अपने रिवर बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। और जब भी आपका जो है ग्रोन जो है आपका इंक्लाइंड होता है डाउन स्ट्रीम की ओर डायरेक्शन ऑफ रिवर के, तो उसको हम कहते हैं आपका जो है अट्रैक्टिंग ग्रोन। क्या कहते हैं, अट्रैक्टिंग ग्रोन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड पर आपका जो है अट्रैक्टिंग ग्रोन आपका पॉइंट करता है। लास्ट क्वेश्चन करें बाई प्रोवाइडिंग ए टॉप विड्थ ऑफ रोडवे एंड फ्री बोर्ड इन एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम द रिजल्टेंट फोर्स फॉर फुल रिजर्वायर कंडीशन विल बी। तो यदि हम बात करते हैं टॉप विड्थ ऑफ रोडवे है, फ्री बोर्ड दे रखा है ग्रेविटी डैम का, जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होता है, ठीक है, फुल रिजर्वायर कंडीशन के लिए वो आपका हील की ओर शिफ्ट करता है। किधर, हील की ओर शिफ्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस पेपर के सारे क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके ओडिशा जेई का जो मेंस का पेपर हुआ था, सारे क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन देख लिए हैं। इसके पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप लोग कोई और इंक्वायरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।